साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद भी करती हूं कि आप समय निकालकर पत्रकार साथी यहां पर आए हैं। कांग्रेस का मानना है कि मीडिया और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस स्तंभ को और मजबूती देने पर ही विश्वास रखती है, जिसके तहत कांग्रेस का मेरा जैसा छोटा नेता हो या हमारे बड़े से नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हर बड़ा नेता मीडिया के चौथे स्तंभ को ताकत देने के लिए उनके सवालों को हमेशा लेता आया है और हम आज भी ले रहे हैं। काश ये हिम्मत देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9-10 सालों में दिखाई होती, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत से सवाल हैं जो लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ मीडिया उनसे पूछना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है कि देश में हालात क्या है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूँ। 10 जनवरी को मैंने शपथ ली, अपना कार्यभार संभाला और पिछले मात्र 60 दिनों के भीतर मैं 22 राज्यों के दौरों करके आई हूँ और 30 शहरों से मैं गुजरी हूँ। 22 राज्यों और 30 शहरों में नारी न्याय सम्मेलनों का आयोजन किया। बहनें आई और जुड़ी, जो बातें आई सामने वो वही हैं जो भारत जोड़ो यात्रा जब दक्षिण से उत्तर तक की शुरू हुई 4000 किलोमीटर की राहुल गांधी जी की, और उसके बाद अब दूसरी यात्रा जो 6713 किलोमीटर का सफ़र जो मणिपुर से शुरू किया, आज गुजरात से महाराष्ट्र प्रवेश कर रही है। 6713 किलोमीटर की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इन पूरे रास्ते में देश का किसान, सरहद पे खड़ा जवान, सरकारी कर्मचारी, पीड़ित महिला बहनें, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बढ़ती अत्याचार और हिंसा को लेकर ये यात्रा में मुद्दे रहे। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज देश के सामने है वो बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा आज खड़ा हुआ है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 100 रुपया सिलेंडर कम करते हैं, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में मोदी की गारंटी थी कि सिलेंडर 450 रुपये में होगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार 500 रुपये का दे रही थी, लेकिन बोला हम 50 रुपये कम 450 में देंगे। वो 900 का सिलेंडर आज 800 पर है। पर बहनें, आज मैंने यहाँ पर भी नारी न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं इस पूरे जो है आप कहेंगे आने वाले चुनाव में। 5 गारंटी युवाओं को लेकर राहुल गांधी जी घोषित कर चुके हैं। अब कल 13 मार्च को दूल्हे में श्री राहुल गांधी जी महिलाओं को लेकर 5 बड़ी गारंटी क्या घोषणाएं करने जा रहे हैं, जो 2024 के चुनाव के हमारे घोषणा पत्र का भी हिस्सा रहेंगी, और किस तरीके से ये 5 गारंटी जिसका ऐलान हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी जी करने वाले हैं, इसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि महिलाओं के हाथ में काम और कमाई ये कैसे दे सकते हैं। इसका पूरा खाका तैयार किया जा चुका है, जिसकी घोषणा कल श्री राहुल गांधी जी करेंगे कि हम किस तरीके से गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के चलते महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, उन्हें राहत के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ हमारा ये जो है पूरा कार्यक्रम आगे रहेगा। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात कहें, महिला आरक्षण कानून पास तो हो गया पर जुमला बनकर रह गया, लागू नहीं हो रहा। अगर लागू होता तो इन्हीं 2024 के चुनावों में देश भर से 180 बहनें चुनाव लड़ती, जीतती और संसद में पहुंचकर देश का और आधी आबादी के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आवाज़ उठाती। पर यह आवाज़ उठने से पहले कुचल दी गई, कानून लागू नहीं किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साफ कहना है 24 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही 33% महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कानून लागू कहाँ होगा? 24 का चुनाव हो चुका होगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां पर 24 के अंत के और 25 की शुरुआत में विधानसभाओं के चुनाव होंगे। ये राज्य वो चुनाव होंगे
जहां पर महिला आरक्षण के तहत देश में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा होगा और बहनें यहां से निर्वाचित होकर इन विधानसभाओं में पहुंचेंगी। ये कांग्रेस का संकल्प है। तो में कहें, नगर निगमों में कहें, आज मेयर, पंच, सरपंच, महिलाएं 14 लाख बहनें, ये कांग्रेस की ही सोच है। महिला को सुरक्षा देने के लिए घरेलू हिंसा कानून हो, दहेज हत्याएं हो, कन्या भ्रूण हत्याएं हो, इन सब से राहत देने के लिए अगर सख्त से सख्त कानून, और निर्भया के दौरान भी सुरक्षा के लिए अगर कानून और फंड बनाने के, निर्भया फंड की बात की तो वो कांग्रेस ने की थी। पर दुर्भाग्य है कि पिछले 10 सालों में निर्भया फंड का 30% भी केंद्र सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। और इन सवालों के जवाब देने के लिए देश की महिला बाल विकास मंत्री को मीडिया के सामने आना चाहिए। जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या कारण है निर्भया फंड का 10 साल में 30% फंड भी पीड़ित बेटियों को, परिवारों को न्याय देने पर खर्च नहीं हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है? किसान के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 न्याय पर आधारित है: युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। किसान न्याय की बात करें तो 10 साल में केंद्र की सरकार की मंशा साफ हो गई कि 10 साल में किसानों को MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कानून देने की वादा था उससे वो मुकर गए। 10 साल पूरे हो गए। वायदा था 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, आय दुगनी नहीं हुई। कर्ज माफी का वायदा था, कर्ज माफ नहीं हुआ, किसान कर्ज में डूबा है। वायदा था कि किसान का कर्ज माफ होगा, किसान आत्महत्याएं रुकेंगी, पर आज आंकड़े बताते हैं कि किसान की आत्महत्याएं कम नहीं हुई, बढ़ी हैं। इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज फिर एक बार किसान का, देश का अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है। तानाशाह सरकार आविष्कार कर रही है आधुनिक भारत में ड्रोन से किसानों के ऊपर किस तरीके से कामयाबी से सफलतापूर्ण आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं। यह आविष्कार हुआ है, प्रयोग हुआ है। हरियाणा कोर्ट ने फटकार लगाते हुए हरियाणा और केंद्र की सरकार को ये कहा, मैं उसे कोट कर रही हूं, कोर्ट ने जो कहा कि ये अन्नदाता है, कोई आतंकी नहीं है जो इन पे गोलियां बरसा रहे हैं। 700 किसान पहले शहीद हुए पहले आंदोलन में, और अब 2 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं पुलिस की गोली और हिंसा के कारण। वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया है, इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले 100 दिन में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को की जो मांग है उसे पूरा कर दिया जाएगा। MSP पे कानून, जो 10 साल से भाजपा की सरकार धोखा करती रही, नहीं दिया, वो हम आते ही देंगे। ये महिला आरक्षण की बात है, किसानों के ऊपर MSP के कानून की बात है। तीसरा, युवा न्याय, अग्निपथ भर्ती योजना, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। सेना की पक्की भर्ती खत्म कर दी गई है। शहीद से शहीद का दर्जा छीन लिया गया। शहीद से उसका हक कफन में तिरंगा छीन लिया गया। शहीद के परिवार को मिलने वाली पेंशन सुविधाएं छीन ली गई, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है। 2 लाख के अधिक युवा जो कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं से पास करके पक्की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुगलकी फरमान आता है कि पक्की भर्ती सेना की खत्म कर दी गई है। ठेके की 4 साल की भर्ती शुरू कर दी गई है, और इस ठेके की नौकरी को जिसे करना है वो करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये विश्वास दिलाती है उन 2 लाख युवाओं को जिनकी पक्की भर्ती का इंतजार था, उनके सपने चूर किए, वो भी आज दिल्ली राजधानी में आंदोलित हैं। किसान हो, जवान हो, न्याय मांगती बहनें बेटियां हो, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। सो हमारा ये कहना है कि अग्निपथ भर्ती योजना को हम आते ही रद्द करेंगे और सेना की पक्की भर्ती वापस चालू करेंगे। और जो रिक्तियां हैं, जो 2 लाख युवा पक्की भर्ती की हर परीक्षा पास कर चुके थे, उन्हें पक्की भर्तियों के साथ साथ 30 लाख सरकारी नौकरियों में, पक्की जो सरकारी नौकरियों के पद खाली है, हम उन नौकरियों को, पदों को भरने की बात करते हैं। यहाँ पर श्रमिक न्याय की बात है कि मनरेगा जैसे कानून, योजनाएं लाई गई जिसका लाभ ग्रामीण भारत में मजदूरों को मिला, लेकिन आज के तहत समय और उनका जो देय है उसे कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा श्रमिक मजदूर के साथ भी लगातार अन्याय हो रहा है। ऐसे कानून कृषि कानून के तहत ही समय ही लाए गए जो हमारे मजदूरों को मंजूर नहीं है।
भागीदारी न्याय पर मैं अगर आती हूं, भागीदारी न्याय साफ है, जो भाजपा को 10 साल में करना चाहिए था, जातीय जनगणना, उसको उन्होंने नहीं करवाया, जिसके लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वचनबद्ध है। सत्ता में आते ही देश की जातीय जनगणना कराई जाएगी। जिस भी जाति का जितनी आबादी है, सरकारी संसाधनों में, सरकारी नौकरियों में, जिसकी जितनी आबादी, उसे उसका उतना हक देने की वकालत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। हम इस भागीदारी योजना के तहत राहुल गांधी जी जब संसद में सवाल पूछा कि 90 सचिव देश की सरकार प्रशासन को चलाते हैं, बजट और फैसले हर बड़े छोटे लेते हैं, उसमें ओबीसी कितने हैं? पता लगता है कि 90 सचिवों में जो भारत सरकार में हैं, मात्र तीन हैं जो ओबीसी से हैं, बाकी दूसरी जगह से। तो ये जो बैलेंस की बात है कि जिसकी जितनी आबादी दलित, आदिवासी, ओबीसी है, कोई भी है, उनको बराबरी का हक, सम्मान मिलना चाहिए। ये सम्मान नहीं देना है, ये सम्मान देश के संविधान ने दिया। देश के संविधान ने बराबरी की, समानता की, हक अधिकार की बात की। उसने महिला पुरुष में संविधान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखे गए इस संविधान में सबके बराबरी के हक और अधिकारों की बात की गई है। अमीर गरीब हो, महिला पुरुष हो, जाति और धर्मों में भेदभाव नहीं है। आज देश का संविधान खतरे में आ चुका है। आज संघ आरएसएस इस संविधान पर आक्रमण कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस संविधान के साथ किसी तरह की भी छेड़खानी करने का या बदलाव करने का कड़ा विरोध करेगी। भाजपा के एक नेता ने बयान दिया है कि मोदी जी को, भाजपा आरएसएस को 400 सीटें क्यों चाहिए, क्योंकि 400 सीटें मिलेंगी तो वो देश का संविधान बदल पाएंगे और वो आरएसएस संघ के मुताबिक नया एक संविधान लिख पाएंगे और थोप पाएंगे, जिसे इस लोकतंत्र में हम होने नहीं देंगे। हम पर कोई चर्चा नहीं हुई, थोप दिए गए देश पर तानाशाह सरकार को घुटनों पर लाया देश का किसान, कृषि कानून वापस हुए। आज इसी तरह हम देख रहे हैं कि बहुत से कानून तानाशाही तरीकों से संख्या बल पर लाकर देश पे थोपे जा रहे हैं। कहीं कोई लोकतंत्र नहीं है। इसके उदाहरण है संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का। 1 नेशन 1 इलेक्शन शगुफा छोड़ा गया है। पूर्व राष्ट्रपति को चेयरमैन बना दिया गया है। हाँ, चुनौती आ चुकी है कि देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 90 करोड़ मतदाता हैं। पूरा देश लोकसभा के चुनाव पे जा रहा है। 1 इलेक्शन कमीशन और 1 सदस्य रह गया है। एक सदस्य ने, अभी उनका कार्यकाल 2027 तक था। देश जानना चाहता है क्या दबाव था, क्या ब्लैकमेलिंग थी, कि ठीक चुनाव के इंतजार था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा। उससे पहले एक पद पहले ही खाली था सदस्य का। दूसरे सदस्य ने भी अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले अपना इस्तीफा दे दिया और खामोश है। लोकतंत्र में ये गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि ये क्या खेल चल रहा है। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति का पैनल बनाया था 5 जजेस की बेंच ने, कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति मात्र तानाशाही तरीकों से बंद कमरे में, सत्ता सरकार नहीं करेगी। इसमें नेता विपक्ष होगा, प्रधानमंत्री होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। तानाशाह सरकार ने संख्या बल पर पलट दिया उस फैसले को और मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति से बाहर करके अपने एक मंत्री को उसमें रख दिया, ताकि अब जो सत्ता चाहेगी वो खेल होगा। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग के सदस्य इस्तीफा दे रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फिर हम धन्यवाद करते हैं कि इस लोकतंत्र को जो तार तार करके हत्या की कोशिश एक के बाद एक हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं में, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से इनका दुरुपयोग और बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि 10 साल में नहीं हो रहा था, 10 साल में हो रहा था, लेकिन और बढ़ गया, क्योंकि सामने
चुनौती देता हुआ देश का अन्नदाता, किसान, युवा आदि आबादी, महिलाएं जो त्रस्त है वो खड़ी हैं। इसलिए अपनी हार को देखकर संविधान को तार तार करते हुए ये हर हथकंडा अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया एसबीआई को कि 6 तारीख तक, मार्च तक उन्हें किसने किसको कितना चंदा दिया, बदले में सत्ता ने, सरकारों ने चंदा लेने वालों को क्या लाभ दिया, उस सब चीजों का खुलासा होना था। लेकिन एसबीआई केंद्र सरकार के दबाव में 30 जून का समय मांग रही थी, सारा चुनाव खत्म हो जाता। यही कहा गया था, प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे हैं, नोटबंदी की काला धन आएगा, देश के चुनावों में टेरर फंडिंग, ड्रग्स फंडिंग, काला धन लगता है, इन सबको लेकर आपने नोटबंदी थोपी। लेकिन आज स्विस बैंक में पहले से अधिक पैसा जमा हो गया है। स्विस बैंक की जानकारी जिनको देनी थी वो तो दे नहीं पाए, ऊपर से एसबीआई को ही जानकारी देने से रोकने पर आ गए। देखिए कितना फर्क आया है। जो स्विस बैंक में पड़े खातों में काले धन की जानकारी देने के नाम पर वोट लेकर आए थे, वो एसबीआई में ही किस पूंजीपति ने, किस राजनीतिक दल को, किस मकसद से कितना चंदा दिया और बदले में क्या लाभ लिया, ये देश के लोकतंत्र में जानने का राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कानून के तहत, जिसे इन्होंने छीना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, स्वागत है, इंतजार है, हर एक की नजर है। चुनाव आयोग को आदेश हुआ है एसबीआई से सारी जानकारी लेकर 24 घंटे के अंदर भाजपा पूरी तरह बेनकाब होने जा रही है। इसीलिए यह हथकंडे, 10 साल तक एक कानून आएगा, वो कानून सीए कानून आएगा। इसको लेकर पूरे देश में इन्होंने हर तरीके का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। राजधानी दिल्ली से आती हुई दंगों की आग में जली उस आंदोलन में दिल्ली, पूरे देश का माहौल खराब किया इन्होंने, पर 10 साल तक सिर्फ एक जुमला बनाकर रखा। आज चुनावों की तारीख घोषित होनी है, तो इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव आयोग में क्या चल रहा है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और आपकी किसान आंदोलन, हमारे सरहद पे खड़ा जवान पक्की भर्ती वापस मांग रहा है सेना की, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार अत्याचारों पे कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह का चुनाव से पहले एक कानून, एक नोटिफिकेशन लाकर दोबारा देश का माहौल खराब करना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और राहुल गांधी जी की इन यात्राओं का सिर्फ एक मकसद था, पहले भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर के लाल चौक तक तिरंगा सबको एक रखते हुए ले जाने में हम कामयाब हुए, भारत को जोड़ने में कामयाब, जोड़े रखने में कामयाब हुए, मैं ये कहूँगी। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आज सफल हुई है, अंतिम पड़ाव है, आज गुजरात से महाराष्ट्र प्रवेश कर गई है। कल 13 तारीख को श्री राहुल गांधी जी धुले में महिलाओं की 5 गारंटी की घोषणा करने जा रहे हैं। 22 राज्य 23 शहरों से होकर आई हूँ। हर बहन को, आधी आबादी को इन घोषणाओं का इंतजार है, क्योंकि भाजपा के जुमले वर्सेस कांग्रेस की गारंटी पर लोगों को ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि नहीं हुई आय दुगनी किसानों की, नहीं मिली 2 करोड़ नौकरियां हर साल, नहीं हुई बेटी बचाओ के नारे के तहत बेटियां सुरक्षित। देश का जो है अर्थव्यवस्था रुपया था कि मनमोहन जी के समय पर, सरकार के समय पर प्रति डॉलर 45 रुपये था। बयान होते थे जब देश का रुपया गिरता है सरकार की साख गिरती है, और आज उसी डॉलर की कीमत 83 रुपये पहुंच चुकी है। हमारे रुपए में तेल कंपनियां हमें तेल देने से मना कर रही हैं, बोल रहे रुपए की कीमत गिर चुकी है, साख गिर चुकी है, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। अमेरिकन डॉलर की जगह प्रधानमंत्री जी रूस से चीनी युआन में, जिन्हें ला करके दिखानी थी 56 इंच का सीना, वो युआन में रूस से तेल खरीदने पर मजबूर हुआ है, रुपया स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत सी बातें हैं, मैंने आपको हर मुद्दे पर बात किया है, और यही हमारे आने वाले 2024 के चुनावों के मुद्दे रहने वाले हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ। आपके कोई भी सवालों जो लगता है कि मेरी प्रेस वार्ता में मैंने नहीं संबोधित किए, मैं लोकतंत्र में उनका सवालों का स्वागत करती हूँ। मैडम, 33% 5 राज्यों के इलेक्शन 24 में और 25 जनवरी को थे, तो आपका जब सरकार इंडिया का आता है तो
आप तुरंत लागू करेंगे? देखिए, तुरंत की बात है कि हमारी सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। महिला आरक्षण कानून के रास्ते में दो रोड़े अटकाए, मंशा नहीं थी, नियत नहीं थी, इसलिए अड़ाए कि हम परिसीमन कराएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। हमारा ये कहना है, हम आते ही महिला आरक्षण के रास्ते से ये दो रोड़े हटा देंगे। परिसीमन और जातीय जनगणना का मोहताज आरक्षण नहीं रहेगा। कानून बन गया, लागू हो जाएगा। लागू का मतलब है कि अब जहां पर भी देश में चुनाव होगा, जिन भी राज्यों में, क्योंकि पंचायत नगर निगमों में पहले आरक्षण है, तो जिस भी विधानसभा का चुनाव होगा, देश की सरकार उन राज्यों में महिला आरक्षण कानून के तहत चुनाव कराएगी। ये हमारा वायदा है। लोकसभा के लिए जो अभी आप कांग्रेस लड़ने जा रही है, तो क्या उसमें भी 33% महिलाओं के लिए सीट रहेगी? मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस बात को सुनकर आपको खुशी होगी जब राहुल गांधी जी ने कहा कि महिला आरक्षण में ओबीसी बहनों का भी हक देने की बात की, पर मोदी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। हम कह रहे हैं आरक्षण के भीतर ओबीसी बहनों को भी अधिकार दिया जाएगा। और आप 33% की अगर मुझसे बात कर रहे हैं, आप इस बात को जान के हैरान होंगे, मुझे भी हैरान हुई कि मेरे पास जो नामांकन आए पूरे देश में, जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां पर ओबीसी बहनों ने बढ़ चढ़कर अपना नामांकन दाखिल किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, आप 33% की बात कर रहे हैं, आज़ादी के 75 सालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इकलौती पार्टी है जिसने पार्टी के भीतर ही सबसे पहले महिला आरक्षण लागू किया। कहां? उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी महिला महासचिव प्रभारी ने 40% बहनों को पार्टी के भीतर आरक्षण देकर चुनाव में 150 बहनों को उत्तर प्रदेश में उतारा, इस उम्मीद के साथ कि हमारे विरोधी भी इन सीटों पर अब महिलाओं को उतारने पर मजबूर होंगे और जीत हार महिलाओं की होगी, महिला पहुंचेगी। पर दुर्भाग्य है, ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे जैसे बलात्कार, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी उम्र कैद की सजाएं काट रहे हैं, उन्हें टिकट दी गई, जिन्होंने हमारी बहनों के भी सत्ता, धन, बल और चरित्र हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर बहादुर बहनें मैदान छोड़ा नहीं, मैदान में डटी रही। 150 बहनें जो विधानसभा लड़ी हैं, वो अब लोकसभा की भी टिकट मांग रही हैं। हमारी 2 बैठकें सीईसी की मीटिंग हुई है, एक मीटिंग पहले हुई है, एक मीटिंग कल हुई है, तीसरी मीटिंग दिल्ली में चुनावों की जो टिकटों का फैसला है 15 को है। मुझे पूरी उम्मीद है पूरे देश में हमारा इंडिया अलायंस के साथ जो गठबंधन है, उसके अलावा हम जिन 200-250 सीटों से अधिक पर लड़ रहे हैं, उसमें महिलाओं को हम अधिक प्रतिनिधित्व देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने हाई कमान से इसको लेकर जो है बातचीत कर रही हूँ। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, इसमें महिलाओं के लिए कितना स्थान है? देखिए, महाराष्ट्र में 48 है और आप अगर कहेंगे तो उसका आधा कर लीजिए, हमारा हक आधी आबादी का उस पर बनता है। 33% आरक्षण अगर मोदी जी ने, भाजपा ने कर दिया होता तो मांगना भी नहीं पड़ता। दुर्भाग्य कि मांगना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, और हमारा हक है, हम मांग रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। जो सीटें अब कांग्रेस लड़ेगी, जिन जिन सीटों पर कांग्रेस, उसमें 20 तय हुई हैं, तो हमारी 20 सीटें हैं। और मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 20 की 20 सीटों पर महिला उम्मीदवार ने मुझे बायोडाटा दिया है। मैंने हमारे रमेश चनितला जी हमारे यहाँ पर महासचिव प्रभारी हैं, नाना पटोले जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी हमारे लीडर हैं, और स्क्रीनिंग चेयरमैन, सबको जो है उनके बायोडाटा सौंप दिए गए हैं। उम्मीद है आधी आबादी का मतलब 10 सीटों पर हमारा हक है, पर मुझे लगता है 5 महिलाएं मजबूती से उतरेंगी, ये मेरा विश्वास है कम से कम। मैं इंडिया अलायंस को लेकर 100% कॉन्फिडेंट हूँ। जो कमज़ोर कड़ियाँ थी उन्हें सत्ता, धन, बल, ईडी से डराकर तोड़ लिया गया। महाराष्ट्र, इंडिया अलायंस बनते ही हमला हुआ शिवसेना पर, इंडिया अलायंस बनते ही हमला हुआ एनसीपी पर, 2 फाड़ हुए। और वो सारे जो भ्रष्ट करप्ट थे, जिन्हें ईडी, सीबीआई सत्ता का असम में लेकर गए, पूरी सरकार को असम में रखा गया, कितने दिन रखा गया, पैसे का खेल हुआ, तमाशे हुए, लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई। झारखंड ताज़ा उदाहरण है, गिराने गए थे हमारी सरकार को। 400 की सीटों का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी, भाजपा आरएसएस आज भी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को टिकने नहीं दे रही है। अरे इतना कॉन्फिडेंस है तो चाहिए चुनाव में। चंडीगढ़ में क्या हुआ आपने देखा? मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरी नज़र है तुम पर, मैं देख रहा हूँ। फटकार लगी, लोकतंत्र की हत्या होने से सुप्रीम कोर्ट ने बचाया, और आज इंडिया अलायंस का, आम आदमी और कांग्रेस का मेयर वहाँ शपथ ले चुका है।
हिमाचल में अभी फिर इन्होंने राज्यसभा के चुनावों में फिर धन और बल से किस तरीके से जो है वहाँ की सरकार को स्थिर करने की कोशिश की, वहाँ पर भी हम अपनी सरकार को स्थिर बचाने में कामयाब हुए। आज कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अपने ही उसका स्वाद चख रहे हैं हरियाणा में। अभी खबरें आ रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि जेजेपी ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया है। हरियाणा की सरकार खतरे में आ चुकी है। बचाइए अपनी सरकार को मोदी जी, क्योंकि आपकी सरकार वहाँ पर जेजेपी ने नहीं गिराई। वहाँ के किसान जो आंदोलित है, वहाँ जो जवान है, साक्षी मलिक बेटी जो ब्रजभूषण के खिलाफ न्याय मांग रही है, संदीप सिंह आपका मंत्री हरियाणा सरकार में बैठा हुआ यौन उत्पीड़न गंभीर आरोप है, ये वो सब मिलकर मजबूर किया आपकी सरकार। देश का किसान अन्नदाता आज हरियाणा में गिरते हुए देख रहे हैं। जल्द आप 2024 में देश में इस तानाशाह अलोकतांत्रिक सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके पूंजीपति मित्रों के धन और बल के ऊपर, जिसका खुलासा इलेक्ट्रल बॉन्ड में होने वाला है, उसके तहत जा रहे हैं। अब औंधे मुंह आपके गिरने का समय आ चुका है। 90 करोड़ की आबादी तैयार बैठी है। राहुल गांधी पे आरोप लगाएगा, तो भारत यात्रा करते हैं। राहुल जी की रणनीति होनी चाहिए। रणनीति तो यही होनी चाहिए ना कि आप सड़कों पर जाएं, पैदल जाएं, लोगों के बीच में जाएं, जवान, किसान, दलित, आदिवासी के पास जाएं। वही तो कर रहे हैं राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? कभी शेर के साथ फोटो, कभी हाथी की सवारी, और कभी यहाँ और कभी वो क्या कर रहे हैं, समुद्र के किनारे फोटो। ये काम है प्रदेश के प्रधानमंत्री का, 140 करोड़ की आबादी का। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी को भी सीखना चाहिए। 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम की करके लगातार लोगों के बीच में हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं और उन्हीं को ताकत देने का काम कर रहे हैं। असली काम नेता का जो है इस देश में, अगर कोई आज जमीन पर उतर कर रहा है देश को जोड़ने का, और उनके मुद्दे जो हाशिए पे चले गए उन्हें केंद्र में लाकर सरकार को कटघरे में खड़े करने का अगर कोई काम आज एक अकेला नेता देश भर में कर रहा है, उनका नाम है श्री राहुल गांधी, और हमें गर्व है उन पर। मैडम, मोदी सरकार ने कल सीए कानून देश भर में लागू किया, क्या लगता है आपको कि चुनाव को सामने, लोकसभा चुनाव? मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है कि मुद्दा इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बेनकाब होने जा रही है। काला धन, पूंजीपति मित्रों का धन, क्या लाभ सरकार से लिया। चुनाव आयोग के 2 सदस्य खाली पड़े हुए हैं। आपका जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कांग्रेस के हमारे अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। चुनाव आयोग, आप सोचिए, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ है। ऐसा कभी इतिहास में हुआ हो तो बताइए वो दिन कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों से इंडिया अलायंस और कांग्रेस पिछले 6 महीने से लिखित में समय मांग रहा है मिलने का। चुनाव की दहलीज पे खड़े हैं, लोगों के बहुत से सवाल हैं, ईवीएम हो या और चीज़ों को लेकर। हम चुनाव आयोग से लोकतंत्र में समय मांगते हैं। क्या मजबूरी, क्या लालच, क्या दबाव है चुनाव आयोग इस लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी दलों को मिलने का समय नहीं देते हैं? तो ये सब बौखलाहट है, ये सब डर है, जिसकी वजह से ये जो आप बात कर रहे हैं, सीए नियत होती तो 10 साल पहले लेकर आते, लागू करते। आज 20 लाख लोग देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं पिछले 10 साल में, और आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। अरे नागरिकता छोड़ रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, काम धंधे माहौल नहीं है। व्यापारी बढ़ते जीएसटी के दरों से परेशान है। चंद मुट्ठी भर आप पूंजीपति मित्रों को लेकर अपनी वाहवाही कराएंगे। आप सोचेंगे हर विज्ञापन पर आप छपे हुए दिखेंगे, हाँ, तो उससे आप चुनाव जीत जाएंगे। तो जो 10 साल पहले माहौल था या 5 साल पहले माहौल था, वो माहौल इनको स्वीकारना होगा, आज नहीं है। और ये मुद्दे लाकर देश का माहौल बिगाड़ने की सत्ता की कोशिश है, ताकि एक बार फिर से ध्रुवीकरण हो, असल मुद्दे चर्चा में न आए, हाशिए पे चले जाएं, फिर ध्रुवीकरण हो, फिर धर्मों में आपस में जो है वो लड़ाई हो, और ये अपना मकसद साधें जिसमें हम सतर्क हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अपील भी करूंगी देश के सभी लोगों से, नागरिकों से, हर धर्म जाति के लोग से, ये 2-3 महीने हम सब के लिए, इस देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। सत्ता में बैठे लोग हर तरीके का खेल खेलने का जो है, संविधान तक को तार तार करने की जो है, खिलवाड़ करने की कोशिश है। सो हम सबको सतर्क रहना है। उम्मीद करते हैं, कोशिश रहेगी कि पूरा चुनाव निष्पक्षता से, पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए और भाजपा आरएसएस अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। ये जीत भारत की जीत होगी। कांग्रेस के बारे में बात करें, कांग्रेस ईवीएम जो है बहुत सारे
देखिए, ईवीएम पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मतदाता भी सवाल कर रहे हैं, और स्वाभाविक है आप भी सहमत होंगे। लोकतंत्र में ईवीएम पर जो भी सवाल उठ रहा है, लोकतंत्र में उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए, चाहे जो भी जवाब है। लेकिन जब चुनाव आयोग मिलने का ही समय नहीं देगा तो जवाब किनसे मांगेंगे? वीवीपैट की गिनती की हम बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे आप ईवीएम का इस्तेमाल। अब हम समय बहुत कम रह गया, चुनाव की घोषणा होगी और 90 करोड़ से अधिक लोग मतदाता वोट करेंगे और ईवीएम से करेंगे। बट हमारी ये मांग है, जो वीवीपैट है उसकी गिनती आप 5% कर रहे हैं, हम 50%, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक है कि अगर नौबत आई तो 100% वीवीपैट की मशीन से गिनती जो है वो होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो भाजपा 400 का दावा करने वाली 40 तक सिमटेगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। मैडम, देश की जनता राहुल गांधी पे भरोसा करे या कांग्रेस पे करे? क्योंकि कोलसा नेता कब उठकर बीजेपी में चला जाएगा, ये भरोसा दिख नहीं रहा है। पिछले कुछ हादसे जो हुए, अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अब चलेगा? देखिए, आप माफ़ी चाहूँगी, जो चला गया उसके पीछे क्या कारण थे? भ्रष्टाचार के बार्गेन हो गया, जेल जाना था, सजाएं होनी थी, है ना, चक्की पिसवानी थी किसी से, है ना। आज कहाँ है? सबने देखा, सुना, आपने छापा, आज क्या था, क्या हो गया? इस पे मुझे लगता है बात करके समय बर्बाद करना होगा। अब इनका भविष्य, जिनका नाम आपने लिया, मैं तो नाम भी लेकर समय बर्बाद नहीं करूँगी। जनता में जाएं, जनता भविष्य उनका तय करेगी। और राहुल गांधी जी, कांग्रेस को आप अलग देख कैसे रहे हैं? राहुल गांधी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी पर, क्योंकि खून शामिल है। किसने कुर्बानियां दी? महात्मा गांधी का खून शामिल है, राजीव गांधी जी का खून और शहादत शामिल है, इंदिरा गांधी जी का खून और शहादत शामिल है। आज उसी कुर्बानियों का लिए प्रियंका जी, राहुल जी अपनी सुरक्षा क्या किया? सरकारी बंगला छीन लिया, दोनों से परवाह नहीं की। राहुल गांधी जी की सुरक्षा छीन ली गई, एसपी जी प्रियंका जी की परवाह नहीं की। सदस्यता छीन ली गई, राहुल जी की परवाह नहीं की। जेल भेजने की तैयारी थी, राहुल गांधी जी को परवाह नहीं की। और वो आदमी आज भी, ईडी ने 55 घंटे बुलाया दिल्ली में राहुल गांधी जी को, 1 साल हो गया। उसके बाद 55 घंटे के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं बताया। हम पूरे भारत में घूम रहे, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जो जाता जाए, पर राहुल गांधी, सबसे बड़ी बात, कोई कहीं जाए, राहुल गांधी कहीं नहीं जाएगा। और इस संघ आरएसएस से सामने से टक्कर लेने वाला एक आदमी जिस पे हमें गर्व है, और हर तरीके का त्याग दे रहा है, कुर्बानियां देने को भी वो परिवार तैयार है। इसका कांग्रेस हमेशा इस बात को मानती है। धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहूँगी, यहाँ से। मैं सवाल, हाँ, मैंने इनके लिए बहुत सवाल लिए। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं यही कह रही हूँ, समय है, 10 साल से केंद्र में भाजपा सरकार है, 10 साल डबल इंजनों की सरकार है। सवाल उससे करना है तो भाजपा और बाकी लोग सवाल कर रहे हैं इस 10 साल नहीं, उससे भी 10 साल नहीं, 70 साल पहले नेहरू जी पर सवाल शुरू करते हैं। मोदी जी भाषण ही नेहरू जी से शुरू करते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने, जो इस दुनिया में भी आज नहीं है। सिर्फ कारण ये कि अपने 10 साल का पूर्ण बहुमत आपको मिला, जो हमारी सरकारों के पास भी नहीं था। आप कह रहे हैं हमने क्या किया? ये जो महिला आरक्षण कानून है, सर, आप पत्रकार और अभी बताया बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप इस बात के गवाह हैं कि महिला आरक्षण कानून पूर्ण बहुमत नहीं था, सोनिया गांधी जी खड़ी थी और राज्यसभा से हम पारित करवा कर आ गए थे। इन 10 साल में सिर्फ लोकसभा में आना था, लेकिन भाजपा की सरकार की नीयत होती तो 10 साल पहले लोकसभा से पास हो जाता, जो अब किया है लागू अभी भी नहीं है। आप कहते हो हमने क्या किया? किसानों के लिए ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिन्हें भारत रत्न दिया है, किस लिए दिया भारत रत्न? क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये किसानों के न्याय की, आय दुगनी की, एमएसपी पे कानून की बात थी। किसने बनाई स्वामीनाथन रिपोर्ट? किसने सबसे पहले उस रिपोर्ट के आधार पर देश में पहली बार एमएसपी देना शुरू किया था फसलों पर? कांग्रेस की सरकार थी। 70,000 करोड़ का कर्ज किसान का माफ करने वाली, आपने कहते हो हमने क्या किया था? 70,000 करोड़ का सर कर्ज हमने माफ किया था। जीएसटी लाने की बात कि एक देश एक कर, ये सोच विचार मनमोहन सिंह जी का था, लेकिन आज जिस तरह से लागू किया जा रहा है ना, वो लागू नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये सब चीज़ें विरोध किया हमने। आप कह रहे हमने क्या किया? सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हमने विरोध किया और ये मनी बिल के रास्ते से ले आए कि इन्हें राज्यसभा में बहुमत नहीं था, वहाँ नहीं भेजना पड़ा एक तरफा। सो ये मत कहिए। आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं और आज का खास दिन, मैं माफ़ी चाहूँगी, आपने अगर का क्या किया, आज 12 मार्च है। 1930
बापू ने, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। आज ही का वो ऐतिहासिक दिन है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तानाशाही सरकार से किसानों के नमक आंदोलन को लेकर क्रांतियां का इतिहास कांग्रेस का रहा है और उसी क्रांति को लेकर राहुल गांधी जी आज भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।